तो योद्धाओं, कल के आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, सुमित सर ने कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई थी, जिसमें पहला था क्या, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, जिसमें उन्होंने बहुत बैकग्राउंड से जाके समझाया था कि कैसे अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ता, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का रिश्ता और अमेरिका यूएसएसआर की इन्वॉल्वमेंट, तालिबान का फॉर्मेशन, तभी तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट, उसके बाद वो सोचना कि तालिबान इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम करेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान का और कश्मीर का बॉर्डर थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को टच करता हुआ है। उस क्षेत्र में अगर तालिबान हलचल मचाएगा तो इंडिया में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ सकती है। ये सोच के पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट करना, लेकिन इन फेवर क्या हुआ, तालिबान अब हमारे भारत को सपोर्ट करता है, क्योंकि तालिबान के लोग भारत को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे हमारी सॉफ्ट पावर बहुत मजबूत है, जिसके कारण वो अब पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सिरदर्द बन गया है। तो पाकिस्तान के अंदर में ही बहुत सारे विभाजनकारी शक्तियाँ, जैसे बलूचिस्तान है, पश्तूनों का पश्तून उनका अफ़गान से जो बॉर्डर लगता है, वो अपनी एक पश्तून लैंड की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में ही बहुत सारे इंटरनल क्राइसिस हैं। ये सारी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। कैसे उसमें चाइना की एंट्री है, कैसे उसमें अब यूएसए की एंट्री है, कैसे उसमें यूएसएसआर की एंट्री है। ये सब कुछ कल आपने देखा होगा तो समझा होगा, और ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अपने थॉट को ब्रॉडर करने के लिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इन सब टॉपिक को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो स्टूडेंट अपने थॉट को बढ़ा नहीं पाते और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं ला पाते, जो ये सब का नॉलेज नहीं रख पाते। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेगुलरली उस आर्टिकल को सुनिए, तो आपको बहुत अच्छे नॉलेज मिलते रहेंगे। तो वो तो आर्टिकल था, वो आपने सुना होगा। उसके बाद एक हंगर इंडेक्स के ऊपर आर्टिकल आया था। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कुपोषण का निबंध, है ना। कुपोषण के निबंध के ऊपर हमारे को अगले साल कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें 50 नंबर का एक पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो अब कुपोषण के ऊपर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, तो इसके ऊपर कंप्लीट कंटेंट कल के लेक्चर में मुझे मिला। जैसे मैं लिखा, जैसे हमारे सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा मिला उसमें, कि अगर कुपोषण का अगर आपको इंट्रो लिखना है तो सबसे अच्छा सर ने बताया उसमें कि एक तरफ हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए चांद और मंगल तक और सूर्य तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी उपलब्धि के साथ एक दूसरा परिदृश्य हमारा इंडिया का है, जिसमें कुपोषण से लड़ते हुए बच्चे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा भविष्य किस तरीके से जाता है, इसमें विकास सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं कही जा सकती। यह तब आंकी जा सकती है जब हमारे नागरिकों को आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स कंप्लीट हों, फुलफ़िल हों। उनको पूरा करने के लिए हम ये उनको पूरा करके हम ये इंश्योर कर सकें कि भारत के नागरिक हेल्दी हों और शिक्षित हों। तो ये सारी चीज़ें हों। तो ये आपका इंट्रो में हो सकता है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप ऐसे में ज़रूर लिखेंगे कि 100 मार्च 2024 में मिला है और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। और भारत की 200 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो भारत की 200 मिलियन लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20, तो ये 200 मिलियन हो गया आपका, है ना। तो इंडिया की 200 मिलियन लोग अंडर न्यूरिश्ड हैं। उसने सर ने बताया कि भारत के 200 मिलियन लोग अंडर न्यूरिश्ड हैं, कुपोषण में हैं। अगर 200 मिलियन लोग को एक देश बना दिया जाए अलग से, तो वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री हो सकता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी इस कैटेगरी में है। और इसमें संविधान का एक आर्टिकल है 47, जिसमें राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को पोषण और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल को भी आप ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो। फिर आप इंडिया की करंट कंडीशन के बारे में बताओगे कि भारत एक तरफ तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे लास्ट ईयर 6.8% का ग्रोथ हुआ था। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी जनसंख्या भूख से मर रही है, कुपोषित है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो भारत की पर कैपिटा इनकम जो बताया गया उसमें $2,485 है वित्तीय वर्ष 2024 में, जो कि ग्लोबल एवरेज $13,920 से बहुत कम है।
हमारे देश में पर कैपिटा इनकम जो ग्लोबल एवरेज का है वो 1/4 के आसपास है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल एवरेज की हमारे देश में इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है। एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं और एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं, तो ये हमारे देश में इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और इनइक्वालिटी में मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसके कारण पर कैपिटा इनकम बहुत डाउन हो जाता है। तो ये इनइक्वालिटी को शो करता है। वित्तीय वर्ष 22 से 24 तक फूड इन्फ्लेशन को डायरेक्टली अगर देखो तो महंगाई से जोड़ सकते हो। फूड इन्फ्लेशन, अब जैसे खाना महंगा होगा तो अच्छे लोग अपने थाली में डाइवर्सिफाई फूड नहीं रख सकते। अगर सेव सस्ता है और न्यूट्रिशनल फूड अगर सस्ते हैं तो वो थाली में आ सकता है गरीबों के और गरीब उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर वो महंगा होता जाएगा जितना महंगा होता जाएगा वो गरीबों की थाली से वो और दूर होता जाएगा और फिर वो गरीब सिर्फ चावल और गेहूं ही खाते रह जाएंगे। और जिसके कारण चावल और गेहूं में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। वो आपके शरीर को सिर्फ ऊर्जा दे सकता है, वो आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। हमारे बॉडी के हर एक अंगों को एक विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आँखों को अलग, होंठ को अलग, बालों को अलग, स्किन को अलग, तो हर चीज़ को एक अलग विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है। वो जब नहीं मिलता है तो हमारा बॉडी उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं दे पाता है। इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टंटिंग और वेस्टिंग। आपको कुपोषण, मेरे को ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि कुपोषण के टाइप्स बता दो, तो मैं ये उस समय मेरे को रिमेंबराइज नहीं हो पाया था तो मैंने सॉरी बोल के आगे बढ़ गया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुपोषण का टाइप अगर कोई पूछे आपसे तो आपको पहला स्टंटिंग, दूसरा वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब बौनापन बोल सकते हो, है ना। उम्र के हिसाब से जब हाइट नहीं बढ़ती है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। और वेस्टिंग मतलब भार नहीं बढ़ना, वजन नहीं बढ़ना बोल सकते हो। मतलब जितना उम्र है वो बढ़ते जाएगा तो आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका वजन भी कम हो रहा है। मतलब अगर हाइट ही नहीं बढ़ रहेगा तो वजन कहाँ से बढ़ेगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनलिट हो जाते हैं। या फिर कभी लोग पतले होते हैं लेकिन लंबे हो जाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से लंबाई न बढ़ना और वेस्टिंग मतलब उम्र के हिसाब से वजन न बढ़ना। ये दोनों समस्या आ जाती है जब हमारे फूड की जो थाली है उसमें न्यूट्रिशनल फूड नहीं होते हैं, तो ये समस्या आती है। और जब फूड इन्फ्लेशन होगा तो वो और दूर हो जाएंगे। और वही चीज़ बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 तक फूड इन्फ्लेशन 3.8 से 7.3% हो गया है। मतलब जो 100 रुपये में ख़रीदा जा सकता था वो 107 रुपये का हो गया है, 7.3% हो गया है। इससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 में बताया गया है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसका कारण सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो दाल है और सब्जी है इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। भले ही हमारा फूड प्रोडक्शन जो है 332 मिलियन टन का हुआ है, जिसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो धान और गेहूं का है। तो वो फूड इन्फ्लेशन जो है बढ़ा है क्योंकि हमारे दाल और जो सब्जी हैं उसमें नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा है 332 मिलियन टन का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडियाज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो 26 है, 26 पर 1000 जीवित जन्म पर, 26 पर 1000 लाइव बर्थ के ऊपर है इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो 2022 में, ये 2022 का डाटा बताया गया है, 26 है। जो वैश्विक औसत 28 से कम है, तो ये अच्छी बात है। हमारे देश में चाइल्ड स्टंटिंग का डाटा बताया गया था, चाइल्ड स्टंटिंग है 35.5%। तो ये सारा डाटा भी आपको अपने आंसर्स में लिखना चाहिए। हम चाइल्ड स्टंटिंग का 35.5%, वेस्टिंग का है 18.7%। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशनल नहीं मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है। तो हमारे देश में फूड ग्रेन की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी क्या चीज़ की है, 2 चीज़ की कमी है। पहला है फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का कमी है और दूसरा है न्यूट्रिशनल से भरे फूड की कमी है। तो इसके लिए सुझाव दिया है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ना है। जैसे बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, लेकिन कृषि को प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ने की हमारी ज़रूरत है। तो इसमें एक उपाय मैं पहले पढ़ा था, पहले के आज से 3-4 साल पहले जब द हिंदू का एडिटोरियल आया था, उसमें सुमित सर ने बताया था। आज मेरे को याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस आर्टिकल में नहीं बताया गया था। उसमें जो बताया गया था कि जो फूड होता है और न्यूट्रिशन होता है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। खाद्य पोषण संबंध स्थापित करने के बाद
की गई थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था क्या, फोर्टिफाइड राइस का। फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है, चावल, अब जानती है गवर्नमेंट कि सभी कोई चावल खाते हैं, तो चावल खाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो चावल में तो होता नहीं है, तो जो भी न्यूट्रिशन अगर अलग से हम लोग ऐड कर सकते हैं चावल में, वो हम लोग चावल में ही ऐड कर देते हैं। जो उनको फल से मिल सकता था, सब्जी से मिल सकता था, वो अब नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि वो महंगे हो गए, तो चावल में ही ऐड कर दो, फोर्टिफाइड चावल बना दो। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन को चावल में ही ऐड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, फोर्टिफाइड चावल न्यूट्रिशनल के साथ हो गया, खाद्य और पोषण संबंध आपस में स्थापित हुआ और लोगों को पोषण युक्त खाना मिल रहा है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है जब और डाइवर्सिफाई हो जाएगा हमारे देश में, तो बहुत अच्छा इसमें हंगर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात की गई थी, जो हमारे पोषण से संबंधित लड़ने वाले कारीगर हैं, कार्यकर्ता हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और डॉक्टर्स हो सकते हैं, और भी जो भी मितानिन हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे पोषण से लड़ रहे हैं, इन लोग को पोषण योद्धा बोलने की बात की गई थी। जब उनको पोषण योद्धा बोलेंगे तो पोषण, किसी को जब हम लोग योद्धा बोलते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग युद्ध में हैं और हमारी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम लोग खुद एक योद्धा हैं, मैं आप लोग को भी योद्धा बोलता हूँ, तो उसी तरीके से पोषण पूरा करने वाले को नाम दिया जाए पोषण योद्धा, जिससे वो युद्ध, जो पोषण के खिलाफ हमारा जो युद्ध है उसमें वो अपनी कारगर भूमिका निभाए और पोषण से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए आगे बढ़े। तो ये था आपका कुपोषण से संबंधित ऐसे के लिए कुछ कंटेंट था, आपको अभी से लिख के रखना चाहिए। जब आप ऐसे लिखेंगे भविष्य में कुपोषण के ऊपर, तो ये सारे कंटेंट आपको काम आएगा। तो ये आपके लिए था। उसके साथ समाजशास्त्र के लिए आपको टॉपिक था, जो छोटे से टॉपिक्स हैं, तो कल हमारा समाजशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पढ़ सकते हैं पढ़िए, और पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, 10 बार 20 बार 30 बार पढ़ना है, तभी आप सोचो कि आप पढ़ पा रहे हो। 2-3 बार नहीं पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है। जिसमें एक आज का टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट होगा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, अपने मन से कुछ पक्षपात वाला व्यू नहीं रखना। जैसे समाज में कुछ क्राइम हुआ, कहीं पे बम फटा, है ना, अपराध हुआ, कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ समाज में, तो आपको इंक्वायरी करने के लिए सामाजिक शोध, यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया, सामाजिक शोध। आपको सामाजिक शोधकर्ता के रूप में उस समाज का, वो वहाँ पे जहाँ पे अपराध हुआ है उसका शोध करने के लिए भेजा गया। तो अपने माइंड में ये पहले से पक्षपात नहीं बनाना है या पूर्वाग्रह नहीं बनाना है कि एक विशिष्ट समुदाय ने ही ये बम ब्लास्ट किया होगा। जब आप पहले से ही मन में ये बना के रखते हैं पूर्वाग्रह कि ये विशिष्ट समुदाय ने ये बम ब्लास्ट किया होगा, तो आपके लिए ये कठिन हो जाता है कि उसको अच्छे से, जो ओरिजिनल है, जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप पहले से सोच के रखे हो ये ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए सबसे होता है वस्तुनिष्ठता। और किसी भी सामाजिक शोध को डिटरमाइन करने के लिए, आपको सामाजिक शोध को जानने के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोला जाए कि छत्तीसगढ़ में गरीबी क्यों है, उसको आपको देखना है, शोध करना है और शोध करके एक रिपोर्ट निकालना है, तो ये चीज़ें आपको